जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया है जी। भाई सवाल कर रहे हैं आप। भाई कह रहे हैं इंटर रिलेटेड मशीन है तो दोनों की कॉस्ट ऐड नहीं कर देंगे, कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। हम तो एक एसिड के डिफरेंट लाइफ कॉस्ट वाले पार्ट्स को अलग अलग डेप्रिशिएट कर रहे होते थे। ये तो अलग मशीनें हैं भाई। कोई मशीनरी के अंदर शायद कॉलम आपका एक ही आ रहा हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। मकसद कहने का ये है कि आपने इसके साथ राइट ऑफ यूज़, डेबिट, लीज, लायबिलिटी, क्रेडिट वाला हशर करना है। इसको आप रिकॉर्ड किए बिना नहीं छोड़ सकते। रिकॉर्डिंग के लिए फिर आपके वही रूल्स हैं जो आपने आज तक सीखे हुए हैं, ठीक है। बाकी वो अलग और ये अलग, दोनों अलग लीज्ड एसेट्स हैं, अलग अलग लीज्ड एसेट्स हैं। अच्छा जी, हाँ अगली बात फरमा रहे हैं, द असेसमेंट वेदर और नॉट एसेट इज कंसिडर्ड टू हैव अ लो वैल्यू इज बेस्ड ऑन वैल्यू व्हेन इट वाज वेरी गुड। एग्जांपल बन सकती है, इट इज नॉट बेस्ड ऑन। एक और एग्जांपल बनाएं। मैंने कहा ज़रा थ्योरी पढ़नी है, ज़रा ऐसे इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ लेते हैं। फिर भी नहीं इंटरेस्टिंग हो रहा, निकल जाओ क्लास से, फिर दूर हो जाओ मेरी नज़रों से। कार 1 जो है इसकी फेयर वैल्यू 15 लाख है। क्या ये लो वैल्यू एसेट है? बोलें। देखिए शॉर्ट टर्म का डिब्बा ख़त्म हो गया है, डिब्बा किसका चल रहा है? लो वैल्यू का। इसलिए ये देखो पिछली एग्जांपल में भी लो वैल्यू, अभी भी लो वैल्यू, ये ज़रा मैं ये समझा रहा हूँ, ठीक है ना जी। ये लो वैल्यू है नहीं? भाई कह रहे हैं यस, बड़े आदमी हैं। मोबाइल 1 लाख का लो वैल्यू है? बिल्कुल है लो वैल्यू। एक कार 2 भी आपके पास खड़ी है दादाजी के ज़माने की, खैर वो तो एंटीक हो गई, बड़े भाई के ज़माने की, 80,000 की। क्या ये वैल्यू है? क्या ये लो वैल्यू है? यहाँ पे आपका दिल कह रहा है, लेकिन स्टैंडर्ड ने कहा नहीं। एसिड के बारे में यही तो बता रहे हैं, लो वैल्यू के बारे में क्या क्या ख्याल रखो। पहले उन्होंने कहा ये ख्याल रखो इंटर रिलेटेड ना हो। पहले उन्होंने क्या कहा? खुद खरीद सकते हैं तो लो वैल्यू है अपने से, मतलब मजबूरी कोई नहीं थी। फिर साथ ही का ध्यान रखना इंटर रिलेटेड हुआ तो फिर भी लो वैल्यू नहीं है। हमने कहा अच्छा आगे बढ़ो। और ध्यान रखना एसिड को जब डिसाइड करने लगो कि लो वैल्यू है या नहीं है, तो जितने का नया उस जैसा आता है ना, कैटेगरी, जितने का नया, गाड़ी नई क्या 80,000 की आती है? ये तो पता नहीं कौन सी खटारा सी गाड़ी खड़ी थी जो 80,000 की, आप उसको लो वैल्यू कह दें, कभी भी नहीं कहना। आप ये देखें कि गाड़ियां वैसे आती नॉर्मली कितने की हैं, ठीक है। तो नई गाड़ी इससे महंगी होगी, बल्कि बहुत महंगी होगी इससे। ये महंगी की लिखने की कोशिश की है, महंगी होगी, ठीक है जी। तो ये अंग्रेज़ी लिखी है, मैं अंग्रेज़ी पढ़ाता हूँ आपको, ठीक है। ये लो वैल्यू नहीं है। देखो क्या कह रहा है, द असेसमेंट ऑफ वेदर और नॉट एसेट इज कंसिडर्ड हैव अ लो वैल्यू इज बेस्ड ऑन इट्स वैल्यू व्हेन इट वाज न्यू। क्या वो जब नया ख़रीदा था तो लो वैल्यू एसेट होता था? तो अब उसकी हालत ऐसी हो गई है कि अब उसको, मतलब गर्दिश अय्याम ने उसको यहाँ ला खड़ा किया है कि वो 80,000 का हो गया है ये एसेट। लेकिन क्या जब ये ख़रीदा गया था तो क्या कारें उस वक्त मोबाइल की कीमत में मिलती थी? उस वक्त के हिसाब से बड़ी महंगी चीज़ हो गई है, ठीक है। तो जब वो न्यू थी उस हिसाब से देखोगे ये वैल्यू लो वाली है या नहीं वाली है, ठीक है। इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन इन एनी वे ऑन द लीज्ड एसेट करंट वैल्यू। इसको फेयर वैल्यू के ऊपर बेस आपने नहीं कर लेना करंटली। क्लियर है ये बात? अब बोलो। लो वैल्यू एसेट इज डिसाइडेड ऑन लीज बाय लीज बेसिस रादर देन क्लास ऑफ एसेट। ऊपर क्या बोला था उसने? शॉर्ट टर्म को शॉर्ट टर्म क्लास ऑफ एसेट के हिसाब से लेके चलो। यहाँ पे क्या कह रहा है वो? लो वैल्यू को लीज बाय लीज लेकर चलो। क्या मतलब? मिसाल के तौर पे एग्जांपल नंबर कहाँ पे पहुँच गई है हमारी? हमारी एक क्लास ऑफ एसेट है कंप्यूटर्स, ठीक है जी। इन कंप्यूटर्स में
हमारे पास एक सुपर कंप्यूटर है, सर्वर है हमारे पास, ठीक है जी, वो हमने कोई 9 लाख का ख़रीदा है। और एक हमारे पास डुपर कंप्यूटर सिर्फ सादा कंप्यूटर है, ये वो डेस्कटॉप है जो हमने वो 50,000 का लेकर रखा हुआ है। अब ये एक क्लास है, क्लास का नाम क्या है? कंप्यूटर्स, ठीक है जी। तो मुझे ये बताएं कि क्या पूरी क्लास के ऊपर ये डिसीजन लगाया जा सकता है कि लो वैल्यू या नो लो वैल्यू? मुमकिन नहीं है। तो स्टैंडर्ड ने यही कहा कि अगर आप लो वैल्यू एसेट के बारे में डिसीजन लेने लगे हैं तो आप लीज ये एसिड बाय एसिड, क्लास नहीं एसिड बाय एसिड चले। आपका सुपर कंप्यूटर लो वैल्यू एसिड नहीं है, लेकिन आपका ये वाला कंप्यूटर लो वैल्यू एसिड है, ठीक है। पॉइंट 3 हो गया जी, 1 2 3। पॉइंट 4, यार वो बिल्कुल भी ना पढ़ना, अभी 1 मिनट इधर आओ। एग्जाम्पल 5, बस 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 ख़त्म होने वाला है इंशाल्लाह काम। 6, अच्छा अच्छा जी, अच्छा, शुक्र है कोई आप भी बोले। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ये लेसर था और HBL लेसी है। HBL ने स्टेट बैंक से एक एसेट लिया है लीज पर, ठीक है जी, और आगे पैकेजेस को लीज पर दे दिया। इस फिनोमिना को कहा जाता है सब लीज। क्या कहा जाता है जी? सब लीज। अब स्टैंडर्ड ये कहता है कि चाहे पैकेजेस को ये मोबाइल लीज पर लेकर HBL ने आगे दिया है, तो पैकेजेस के लिए तो बेशक ये लो वैल्यू एसेट है, लेकिन HBL वाले फिर इसको लो वैल्यू एसेट नहीं कह सकते। स्टैंडर्ड ने इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ये सब लीज है तो ये हेड लीज है। ये क्या है? लीज्ड एसेट आगे सब लीज कर दिया ना, तो अगर वो लो वैल्यू वाली चीज़ भी थी जो आगे HBL ने दी है, तो पैकेजेस तो अपना रूल लगाएगा ये लो वैल्यू है या नहीं है। लेकिन HBL का अपना एसेट नहीं था, उसने भी आगे से लीज पे लिया हुआ था, तो HBL के ऊपर पाबंदी लगा दी गई कि आप इसको लो वैल्यू एसेट नहीं कह सकते। हेड लीज जो है वो लो वैल्यू एसेट नहीं होगी, सब लीज के लिए अपना रूल है। या चलो ऐसे ही आप कहते हो जी नहीं समझ नहीं आई पैकेजेस की। स्टेट बैंक से लेसर से डॉलेंस वालों ने कुछ मोबाइल्स ले लिए लीज पर और फिर उनको आगे अपने एम्प्लॉयज़ को दे दिया, और वो भी किस पर दिया? लीज पर ही, किस्तों पर आगे लीज कर दिया। अब मोबाइल क्या है? वैसे तो लो वैल्यू एसेट है, और अगर ये एम्प्लॉयज़ ना हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही हो तो उसके लिए लो वैल्यू होगा, ठीक है। लेकिन डॉलर्स की बात हो रही है इस वक्त। यहाँ पर रूल किसके ऊपर लग रहा है? ये जो दरमियान वाला बंदा है जिसने लीज पर एसेट लेकर आगे लीज पर दिया हुआ है, तो सब लीज उसको कह रहे हैं कि जो उसने आगे दिया है ये क्या है? सब लीज। लेकिन जो इसने लिया है वो हेड लीज है, तो वो हेड लीज चाहे लो वैल्यू नज़र आने वाला एसेट भी है, वो लो वैल्यू नहीं हो सकती। ये लिखा गया यहाँ पे। आप पढ़ लें ज़रा, अगर इजाज़त हो तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि दिस लैपटॉप लीज इज़ नॉट आ लो वैल्यू एसेट लीज, ठीक है जी, नॉट आ लो वैल्यू एसेट लीज। कौन सी? ये हेड लीज जो है, ये हेड लीज, ये लीज है ना। लेसर ने लेसी को एसेट दिया, तो ये लीज कौन सी है? हेड लीज। ये कौन सी है? हेड लीज। और ये सब लीज है, ठीक है। तो हेड लीज चाहे लैपटॉप की थी वो लो वैल्यू नहीं हो सकती। हेड लीज मोबाइल्स की थी, हालांकि मोबाइल्स की हेड लीज है, लेकिन ये हेड लीज नॉट आ लो वैल्यू एसेट लीज होगी फॉर डॉलेंस, ठीक है। डॉलेंस को ये रिकग्निशन एग्जाम्पशन अवेलेबल नहीं है क्योंकि उसने आगे इसको सब लीज कर दिया। मेरे ख्याल में आप तो समझ आएगी होगी।
हाँ जी पढ़ लें, कितने गया आगे, बहुत गल बहुत वध गई जी। इन केस लेसी इंटेंड्स, लेसी हमारी एग्जाम्पल में कौन है, डॉलेंस है, एच बी एल कर लो, एच बी एल इंटेंड्स टू सब लीज लो वैल्यू एसेट, इंटेंड्स टू सब लीज द लो वैल्यू एसेट, जो मैंने कहा टू पैकेजेस, ठीक है। लेसी में नेवर, लेसी यानी एच बी एल may never account for head lease as low value asset. That is, the head lease will have to be recorded on balance sheet even if involves an asset that would otherwise said to have a low value. चाहे वो low value भी हो सकता था, मिस्टर HBL आपको ये अलाउड नहीं है क्योंकि उसको आपने आगे सब लीज कर दिया। फिर स्टैंडर्ड ने आगे एग्जांपल्स दे दी, लो वैल्यू एसेट इंक्लूड बट आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू टेलीफोन सिस्टम, टैबलेट्स, दवाइयाँ, अच्छा, पर्सनल कंप्यूटर, स्मॉल आइटम्स ऑफ ऑफिस में, आईटी इक्विपमेंट सच एज नोट, पहले ही बता दिया है, व्हीकल कभी भी लो वैल्यू एसेट नहीं हो सकता, ठीक है। जी जी अव्वल तो आया नहीं है, आएगा भी तो इनमें से कोई नाम आएगा, तो स्टैंडर्ड ने भी यही एग्जाम्पल लिखी हुई है, ठीक है। अच्छा जी अब पेज 49 पे आ जाएं। एग्जाम्पल्स की पिक्चर साथ साथ नहीं ली आपने, यार उसका फिर कुछ करते हैं बंदोबस्त। क्या, तो मैं एसबी की बात ही नहीं कर रहा, बात ही देखो किसकी हो रही थी, इधर देख लो ज़रा एक दफ़ा बात देखो, कहता है इन केस लेसी इंटेंड्स टू सब लीज, तो जिससे लिया है उसकी बात तो यहाँ हो ही नहीं रही, इस लेसी की बात हो रही है। और वो जो लेसर है भाईजान वो तो वैसे ही फाइनेंस ऑपरेटिंग में रखेगा उसको, आप मिक्स कर रहे हैं, वो भाई ने पहले मिक्स किया थोड़ी देर पहले, मिक्सचर नहीं होना चाहिए। ठहर जाए यार, मुझे ज़रा रंग लगाने दें इसको। एग्जाम्पल 1 की दूर गई, 5 भी ले आए, कॉमन कॉमन, आओ भाई आप भी आओ, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। लें जनाबे वाला और वालिया, ये एग्जाम्पल 1 है, हाँ जी ज़रा डिफरेंट कलर हो जाएगा। एग्जाम्पल 2 ताकि नज़र आ जाए, ज़रा आगे पीछे हो गई ना। एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 5 और एग्जाम्पल 6, ठीक है जी। हाँ ये नॉट इंटर रिलेटेड। देखो मैं गाड़ियाँ बनाता हूँ लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं, या मुझे बुरी आदत है, मैं मशीनें किराए पे लेता हूँ यानी लीज़ पे लेता हूँ, ठीक है। तो अगर एक मशीन मैंने लीज़ पे ली हुई है जो बहुत महंगी है, वो तो मैंने रिकॉर्ड करनी है, लेकिन मिसाल के तौर पे ये मशीन इस मशीन छोटी वाली के बगैर चल ही नहीं सकती, तो इंटर रिलेटेड होगी ना छोटी मशीन, तो चाहे ये सस्ती भी है ये लो वैल्यू नहीं है, ये कहा गया। चलो भाई बहुत टाइम पड़ा है, सवाल तो एक छोटा सा करना है, तो यही कह रहे हैं। द असेसमेंट ऑफ वेदर और नॉट एसेट इज कंसिडर्ड टू हैव लो वैल्यू इज बेस्ड ऑन इट्स वैल्यू। अच्छा ये कहता है एन एसेट कैन बी ऑफ लो वैल्यू इफ एसेट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर एसेट्स, और अगर डिपेंडेंट ऑन अदर एसेट्स हो तो फिर लो वैल्यू नहीं है जी। कहाँ थे हम, 49 के ऊपर आए, एग्जाम्पल नंबर 8, लो जी सारा लेसी ऐप पे आ जाए, लेकिन ना चलें जल्दी से कर लेते हैं, एंड पे फिर होमवर्क भी आ जाएगा, कोई मसला नहीं, 5-10 मिनट तो आगे चली भी जाए क्लास, खैर आज लेट शुरू हुई है। जुम्मा आप लोगों ने 11:30 पढ़ना है, 11:15 पढ़ना है, अच्छा कितने बजे? नहीं मैं इंशाल्लाह आप लोगों को 11:50 पे कोशिश करूँगा छोड़ दूँ, 5-10-15 मिनट तो बहुत ज़्यादा है इस सवाल के लिए। नहीं नहीं 10:50 तो 12 बजे क्लास है आप लोगों की, सी लोगों की, अच्छा थक
डोलेंस प्राइवेट लिमिटेड एक्वायर्ड फॉलोइंग एसेट्स ड्यूरिंग ईयर 31 दिसंबर 15 अंडर डिफरेंट लीज एग्रीमेंट्स। प्लांट के बारे में फरमाएं। लीज कमेंस हो रही है 1 जनवरी को और लीज टर्म है, लो जी, शॉर्ट टर्म है नहीं, और प्लांट वैसे लो वैल्यू नहीं होता, फिर भी आगे देख लें 90,000 रुपये की तो किस्त एनुअली इन एरियर और 3 साल की है तो ये काफ़ी अच्छी खासी। बहरहाल प्लांट लो वैल्यू होता ही नहीं है। तो इसके साथ क्या करना है आपने, ये नॉर्मल लीज है और ये होमवर्क है ना। इसी तो कहा है कि 10 मिनट भी बहुत हैं, तो 15 मिनट रहते हैं अभी, ठीक है। मतलब मैं आपके सामने नई वाली दोनों लीजेस की एंट्रीज करूंगा, वर्किंग्स करूंगा, बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट बनाऊंगा और जगह छोड़ दूंगा वो वाले सवाल की जो सबसे पहला शायद आपने किया था। चेक करो, ये लीज का शायद पहले दिन वाला सवाल इससे ज़्यादा मुश्किल था, ये उससे भी आसान है। लेसी है, टॉलरेंस लेसी है, बोलो 1 जनवरी लीज स्टार्ट हो रही है, 3 साल की लीज है, 90,000 का किराया, एनुअली इन एरियर है, रेट 10% है। ये वो सवाल से भी आसान है जो पहले दिन हमने किया था, तो इसलिए ये आप नहीं करना है। लेकिन इस एग्जाम्पल के अंदर सिर्फ ये किया गया है कि लेसी की तमाम लीजेज इकट्ठी हो गई हैं। मैक्सिमम यही है, नॉर्मल, लो वैल्यू या शॉर्ट टर्म। आगे देखते हैं कैसे मैंने ये कह दिया। लैपीटॉपी के बारे में आपका क्या ख्याल है? ये लो वैल्यू एसेट होता है, लीज चाहे 3 साल की है। अब देखो ना, दोनों चीज़ें हैं, ठीक है। लैपटॉप क्या है? लो वैल्यू। ठीक है जी, ये लो वैल्यू एसेट है, हालांकि इसकी लीज टर्म 3 साल है, तो शॉर्ट टर्म नहीं है, कोई मसला नहीं, लो वैल्यू हो गया, रिकग्निशन एग्जाम्पशन मिलेगी इसको। आगे बढ़े। मिस्टर जनरेटर, जनरेटर इज अ लो वैल्यू एसेट? नो, जनरेटर इज नॉट अ लो वैल्यू एसेट। लेकिन यहाँ पर क्या मसला आ गया, उसकी लीज टर्म सिर्फ 2 महीने की है, तो लो वैल्यू नहीं था पर शॉर्ट टर्म हो गया, तो ये क्या आ गई, शॉर्ट टर्म लीज। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है आपका। तो ये दोनों जो हैं, इनमें आपको रिकग्निशन एग्जाम्पशन मिलेगी, मिल सकती है, ठीक है, ऑप्शन है। ना चाहे तो कोई ना चाहे ना करें, फिर वो क्या करेंगे, वो चला ही रखेंगे, जो इस साल में आके इस साल में ख़त्म हो गया कोई नहीं आएगा बैलेंस शीट में। लेकिन मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि ये जो स्केड्यूल आपने बनाया है ना, प्रैक्टिकली जब आप जाएंगे कैफ के बाद ऑडिट करने और फिर और सीनियर जब हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे और कभी किसी ऑर्गेनाइजेशन में लीजेस को जाके देख रहे होंगे, तो आपको नज़र आएगा ऐसा ही अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल वहाँ बना होता है तो आप बना रहे हैं, ठीक है ना। तो वो उन्होंने भी ऐसे ही बनाया होता है, यही अकाउंटिंग, और क्या आपको कोई और अकाउंटिंग सिखाई जा रही है और वहाँ कुछ और हो रहा होगा। तो अब होता ये है कि वो फॉर्मेट सेट बनाए होते हैं उन्होंने, सिर्फ रेट बदलता है, अमाउंट्स बदलती हैं, सारा कुछ वो, तो वो फिर तंग नहीं होते, नया काम नहीं करते ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। कहते हैं यार जो भी है हमें क्या, ऑप्शन ही है ना। कौन सा स्टैंडर्ड ने कहा है लाजमी है कि इनको इधर लेके जाओ? स्टैंडर्ड ने कहा है मे है, तो फिर हम उधर ही ठीक हैं, हम नहीं नया काम करते, थोड़े काम है और नई पसूड़ी डाल लें, लेकिन ऑप्शन है, ठीक है। तो रिकग्निशन एग्जाम्पशन, हाँ, ये ऑप्शन उनके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है जो लीज़ के ऊपर चीज़ें लेने के आदी ना हों और ऐसे ही कोई 2-4 महीने के लिए कभी लीज़ पर ले लें या छोटी वैल्यू की चीज़ को लीज़ पे ले लें, तो उनको सहूलत ये मिल गई कि वो सारे मुसीबत में पहले ही नहीं पड़ते थे तो दोबारा भी नहीं पड़ेंगे, वो सादा काम कर लेते हैं। लेकिन बहरहाल ऑप्शन है, ये तो मैं कह रहा हूँ ना कि वो नहीं करते, हो सकता है कोई करते भी हों, हो सकता है कोई करते भी हों, मैंने जो देखा वो यही देखा, हो सकता है कोई बंदा करता भी हो कि हम तो यही करेंगे, ठीक है जी। अच्छा, इस सवाल को ना ज़रा पूरा कर लें। सवाल पर्चे में जब आएगा तो उसने ये बात लिखी होगी, क्या, पास जनरल एंट्रीज फॉर द ईयर 31 दिसंबर 15 अज्यूमिंग, नहीं बेटा, असल में ना ये चूँकि ऑप्शन है तो अब आप ये कह सकते हो ना कि सर हमने नहीं लेना ये ऑप्शन, तो फिर मैंने नई कैसे सिखानी है आपको, मैं लो वैल्यू एसेट की अकाउंटिंग कैसे सिखाऊंगा आपको, शॉर्ट टर्म की कैसे सिखाऊं जब आप इस पर तैयार ही नहीं है। आप कह रहे हैं नहीं सर मे है, हमने नहीं, ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्ट ही नहीं किया, हमने नहीं करना ऑप्ट, हमें पुरानी अकाउंटिंग पे चलना है, हमें हमारी छुट्टी का टाइम हो गया, अल्लाह हाफिज़, हम जा रहे हैं, हमें तो ये आता है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सवाल में लिखा हुआ है अज्यूमिंग रिकग्निशन एग्जाम्पशन इज ऑप्टेड, कहाँ लिखा? ओ यस, शुक्र, ही हैज़ ऑप्टेड
फॉर रिकग्निशन एग्जाम्पशंस वेयर एप्लीकेबल, ही हैज़, बेसिकली डॉलेंस कहना चाहिए था, ठीक है ना। तो डॉलेंस, ठीक है जी। डी हैज़, ही हैज़ नहीं, डी हैज़, डॉलेंस हैज़। व्हाट हैपेंड? व्हाट पेज वॉज, नहीं, हु पेज, कौन सा पेज, इसकी अंग्रेजी बनाओ ज़रा। ओके, चलें जी, जर्नल एंट्रीज पास कर लेते हैं अब, लेकिन एक थोड़ी सी ना आप डिस्कशन कर लें। देखें, शॉर्ट टर्म लीज तो बिल्कुल ही छोड़ देना, वो तो इंट्रो ही है। क्या ये इसने लीज पे लिया हुआ है, रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। इसमें मैक्सिमम क्या हो सकता है, इंट्रो वाला एक्रूवल ही आ सकता है मैक्सिमम। क्या आपने 6 महीने के लिए किराए पे लिया जनरेटर, और वो लिया लेट्स से 1 अक्टूबर को, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, और 6 महीने किराया एडवांस में दे दिया, तो यही हो सकता है। तो ये एक्रूवल का आपको कॉन्सेप्ट है, तो इसलिए वो तो बिल्कुल साइड पे रख दो ना। बात रह जाती है लो वैल्यू एसेट की, क्योंकि लो वैल्यू एसेट जो है हमें नज़र आ रहा है, ये लो वैल्यू एसेट है, ये शॉर्ट टर्म नहीं है, इसने चलना 3 साल है, ठीक है। अब राइट ऑफ यूज़ वगैरह से तो माफ़ी मिल गई, लेकिन इसका हल क्या करें। देखें, हमने लेसर की ऑपरेटिंग लीज की थी, आपको कुछ याद है? इसकी हेल्प से हम, अगर लेसी में लो वैल्यू एसेट हो और साल से ज़्यादा पे जा रहा हो, तो इसकी हेल्प से हम वही काम उधर भी कर लेंगे। यानी यूं कह लें कि जो लेसर की ऑपरेटिंग लीज का ट्रीटमेंट था, सेम वही इधर होगा लेसी के केस में। बस फ़र्क ये होगा कि वहाँ रेंटल इनकम थी, यहाँ रेंट एक्सपेंस था। वहाँ कैश आता था, यहाँ कैश जाता है। वहाँ रिसीवेबल और अनअर्न्ड था, यहाँ पेएबल और प्रीपेड है। ज़िंदगी आसान होने लगी है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग लीज में P&L के अंदर रेंटल इनकम बेटा आती थी, इंटरेस्ट नहीं। ऑपरेटिंग लीज इसीलिए लिखा, क्या आता था जी, रेंटल इनकम। और अगर मैं ये कहूँ कि मैंने इस वक्त लेसी के सवाल में लो वैल्यू एसेट में रिकग्निशन एग्जेम्पशन को ऑप्ट कर लिया है, ठीक है जी। तो जब मैं रिकग्निशन एग्जेम्पशन को ऑप्ट कर गया हूँ, तो फिर मैं कह रहा हूँ कि लेसर जैसा ट्रीटमेंट कर लो, बस वहाँ रेंटल इनकम थी तो यहाँ पर रेंट एक्सपेंस आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बैलेंस शीट के अंदर या तो इसके पास राइट ऑफ यूज़ होता था, वो तो लेसर है। अच्छा, उसके पास या तो कुछ नहीं होता था, लीज रिसीवेबल होता था, लीज रिसीवेबल। ऑपरेटिंग लीज में लीज रिसीवेबल नहीं होता था, PPE होता था और रेंट रिसीवेबल। कुछ याद है? गड़मड़ तो नहीं हो रहा? कल रिवीजन कराता हूँ इंशाल्लाह। तो रेंट रिसीवेबल या अनअर्न्ड रेंट आया करता था लेजर से, याद है? यहाँ भी वैसे ही लेजर बना लेंगे हम, बस वो एक्सपेंस का लेजर होगा, तो उसमें से रेंट पेएबल या प्रीपेड रेंट आ जाएगा। यानी कि ज़िंदगी आसान ही रखनी है हमने, ज़्यादा सीखना, चीज़ों को अलग अलग करना हमें पसंद नहीं है ज़रा, बेसिकली ना, ठीक है। टी अकाउंट बनाते थे ना, टी अकाउंट में हमने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, फॉर बोथ रेंट रिसीवेबल एंड अनअर्न्ड रेंट आई हैव यूज द वर्ड रेंट रिसीवेबल। और फिर हमने लेजर बनाया था जिसमें हमने रेंट रिसीवेबल जिसके नाम रखा था, और हमने कहा था कैश आया रेंट कमाया, कैश आया कैश डेबिट, रेंट रिसीवेबल क्रेडिट। और फिर रेंटल इनकम को रिकॉर्ड किया था, रेंट रिसीवेबल डेबिट, रेंटल इनकम क्रेडिट, और यहाँ से अनअर्न्ड या रिसीवेबल आ जाता था। ऐसे ही हुआ था। अब हम इस केस में क्या करने लगे, लेजर जो है वो रेंट रिसीवेबल का नहीं होगा, रेंट पेएबल का होगा, क्योंकि इसमें तो पे करना है। और यहाँ पर भी हम एक जुमला लिखेंगे, फॉर बोथ रेंट प्रीपेड या रेंट पेएबल आई हैव यूज द वर्ड रेंट पेएबल। अब यहाँ पे आया कमाया, घिसाया नहीं है, घिसाया तो है ही नहीं ना, एसेट तो इसके किताबों में रिकॉर्ड ही नहीं। रिकग्निशन एग्जेम्पशन मतलब कुछ रिकॉर्ड नहीं कर रहे, कुछ रिकॉर्ड नहीं भाईजान, एक्सक्यूज़ मी, मेहरबान कदरदान, रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे। जब रिकॉर्ड नहीं कर रहे तो फिर कुछ भी, इसमें मसला आएगा इंशाल्लाह एक आध दिन बाद जब पढ़ाऊँगा।
जब आप कहोगे कि उसने किया हुआ है इसको फाइनेंस लीज के तौर पे लेसर ने, और इसने रिकग्निशन एग्जाम्पशन कह के जान छुड़ा लिया, तो एसिड कहाँ है? ना उसकी किताबों में ना इसकी किताबों में, हवा में, फिजाओं में। तो होगा सो होगा, अब क्या करें, ट्रीटमेंट हैं अपने अपने, ठीक है। तो खैर छोड़ें। रेंट पेएबल का लेजर होगा, ये आया कमाया नहीं, ये कहेगा गया और खर्च हुआ। क्या है जी? तो कैश गया, कैश गया, कैश क्रेडिट, तो रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, याद है कैश इस तरफ आ जाता था, और एक्सपेंस की एंट्री एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट, तो एक्सपेंस इस तरफ आता था। यहाँ से हमारे पास अगर बैलेंसिंग फिगर एसेट साइड पे आ रही है तो ये प्रीपेड है, और अगर लाइबिलिटी साइड पे आ रही है तो ये पेएबल है, एक्सपेंस है ना, ठीक है। तो बिल्कुल सेम ही काम हो गया। मैं कहता हूँ मौजें नहीं लग गई, वेव्स लग गई, वेव्स। किल करते हैं बस। अब एक सवाल है छोटा सा, 5-7 मिनट ही ऊपर लगेंगे ना, और क्या। तो लेसर की फाइनेंस लीज और लेसी की नॉर्मल लीज मिलती जुलती थी। लेसर की ऑपरेटिंग लीज और लेसी की रिकग्निशन एग्जाम्पशन वाली लीज, वो साल से ऊपर चली जाए, लो वैल्यू वाली ही, ठीक है, वो सेम है। ओके, बस रुख बदल जाता है, ठीक है, रुख बदल जाएगा। यहाँ पे वो रेंट इनकम कमा रहा था, ये रेंट एक्सपेंस पे कर रहा होगा। चलें जी, करें सवाल फिर अब। हाँ जी, लैपटॉप के बारे में 1 जनवरी 2015 को ये लिया है, 20,000 किराया है, हर साल 5% कम होगा। अब हम चूंकि राइट ऑफ यूज डेबिट लीज लाइबिलिटी क्रेडिट ना करने का फैसला कर चुके हैं, तो फिर वही वाला काम मैंने कहा करना है जो हमने लेसर की ऑपरेटिंग लीज में किया था। वहाँ पे क्या किया था? वहाँ पे रेंटल इनकम जो रिसीव होनी है उसको स्ट्रेट लाइन पे एज एन इनकम रिकॉर्ड किया था। यहाँ जो रेंट एक्सपेंस पे होना है स्ट्रेट लाइन पे उसको एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। तो वर्किंग वन, डेट रेंटल, अच्छा चलो इंस्टॉलमेंट ही लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने कहा नई चीज़ लिख के परेशान ना हो। डेट और इंस्टॉलमेंट्स जी, किस दिन किराया आना है पहला, आगे भी कुछ बोलो, कितना, 5,000 नहीं था, 2,000, 2,000, और ये एनुअली क्या होना है, तो 31 दिसंबर 2016 पर कितने परसेंट, 5%, तो ये बच गया, या -5% भी कर सकते हैं, एक बार कर लिया जी, पूरा 1900। उसके बाद 31 दिसंबर 17, 1900 को 95% कर लो, 1805 आ गया, टोटल कर लो 5705, और रेंटल इनकम नहीं लिखना, हाँ, रेंट एक्सपेंस खर्च हुआ, ये जनाब 5705 डिवाइडेड बाय 3G 02, तो गया खर्च हुआ, गया खर्च हुआ, गया खर्च हुआ, और घिसा तो है ही नहीं, रिकॉर्ड ही कुछ नहीं किया हुआ, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट कितने साल की एंट्रीज मांगी है उन्होंने? आप 3 साल की कर दें, वैसे उन्होंने 1 साल की मांगी है, 3 साल की कर दें, कुछ नहीं होता, जल्दी करें, 1 मिनट का काम है। तो लैपटॉप ब्लैक कलर से चल रहा है इस वक्त, लैपटॉप जनरल एंट्रीज करने लगे। 1 जनवरी 2015 को लैपटॉप आया, एंट्री करेंगे, कोई एंट्री नहीं करनी, यही तो कहा गया है, सिंप्लीफाइड अप्रोच लगाओ, राइट ऑफ यूज लीज लाइबिलिटी का कर सकते थे पर नहीं किया, कर सकते थे ना इसको, चाहे छोटी सी वैल्यू कैसे कर तो सकते थे, नहीं किया, माफ़ी मिल गई। अब फिर 31 दिसंबर 2000, हाँ क्या करेंगे, पहले कैश, ये आदत रखी हुई है ताकि अब यही सवाल एडवांस का बन जाए तो हमें मसला ना हो। वहाँ आया कमाया घिसाया, यहाँ गया खर्च हुआ, गया खर्च हुआ। आज की एक ये तस्वीर पढ़नी है, गया खर्च हुआ, मैच देखते हुए साथ साथ गया, ऑस्ट्रेलिया वाला बैट्समैन गया, ऑस्ट्रेलिया बैट्समैन गया मेरे मैंने डर जा लग गया कि मैं ये तो नहीं कह रहा कहीं एक गया 2 गए
तो 31 दिसंबर 2015 पर एंट्री होगी, बोलो, गया गया कैश क्रेडिट, तो रेंट पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट, और ऊपर टॉप पे आपने क्या लिखा हुआ है, फॉर बोथ रेंट पेएबल एंड प्रीपेड रेंट आई हैव यूज द वर्ड रेंट पेएबल। गया, खर्च हुआ की एंट्री, रेंट एक्सपेंस डेबिट खर्चा रिकॉर्ड करने की एंट्री, और रेंट पेएबल क्रेडिट कितने से 190। और कोई एंट्री नहीं, आगे बढ़ो। फॉर द ईयर एंडेड, अब ऊपर मैं यहाँ पे लिखा ही नहीं है फॉर, ये असल में रिक्वायरमेंट सिर्फ ये थी, लेकिन चलो ज़रा प्रैक्टिस हो जाए। फॉर द ईयर एंड 31 दिसंबर 15 था ये मैंने साथ माजरत दूसरी डेट नहीं लिखी, ठीक है, 31 दिसंबर 15, ये सेम डे, ठीक है। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 16, तो 31 दिसंबर 16 पर गया, हो गया, देख के खेल लेता, अच्छा सॉरी, रेंट पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट 1900, और उसके बाद रेंट एक्सपेंस डेबिट रेंट पेएबल क्रेडिट। आसान काम मुश्किल काम, क्योंकि हमने ना उसको उधर मिला लिया है, हमारे लिए कोई नया काम हो ही नहीं रहा आज, बस रुख बदल गया और चीज़ें सिंप्लीफाइड भी हो गई हैं, वाकई चीज़ें सिमटी हुई हैं। अब बस लेसर ने अपनी शक्ल बदलनी है, लीजेस पूरी होगी, लीज या लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से फाइनेंस ऑपरेटिंग होती है, या लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ही होती है, या फिर एग्जेम्पशन वाली है, ठीक है। अब लेसर ने कहना है कल को, मैं किसी से लेकर, या लेसर ने कहना है यार मैं बैंक को देता हूँ, वो आगे किस्तों पे देता है, बैंक को विचों कटो, मैं खुद ही किस्तों पे देता हूँ, बस लेसर ने अपनी हैसियत बदलनी है, ठीक है, मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर। बाकी ये ही लीजेज हैं, ये रिवाइज करना, कल मैं भी करवाऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। फॉर द ईयर एंडेड इंशाल्लाह खुशी खुशी करेंगे रिवाइज, मुझे लग, नहीं तो गुस्से में भी हो सकता है। 31 दिसंबर, आज ना जीते तो फिर वही बात हो जाएगी, अगर ये उसको हराए, वो इसको हराए, ये हो बारिश हो, वहाँ पे ये हो, वहाँ पे वो हो, तो रेंट पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट, और ये वैसे हमारे लिए तो नॉर्मल है, 1800 और 1805 भी है, 1805, कोई क्वेश्चन है तो बाकी बातें क्लास के बाद करना ना फिर। 31 दिसंबर 2017 एंट्री, रेंट पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट, हाँ, रेंट एक्सपेंस डेबिट रेंट पेएबल, वो तो हो गई है, तो गया खर्च हुआ, गया खर्च हुआ, गया खर्च हुआ, खर्चा बराबर बराबर आ रहा है, और कैश रिसीट डिफरेंट। अब रिक्वायरमेंट है बैलेंस शीट, सुभान अल्लाह, रिक्वायरमेंट है बैलेंस शीट की। अब बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट वो बना लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट में क्या आएगा जी, रेंट एक्सपेंस, किसका जी, ये लैपटॉप का, 15, 16 और 17, ये तो बराबर है, सर ब्रैकेट लगाएं, वैसे बाहर, चलो लगा लो, रेंट एक्सपेंस हो गया। उसके बाद बैलेंस शीट के अंदर, अच्छा यहाँ पर 3-4 लाइनें मैंने छोड़ दी आपके लिए। बैलेंस शीट के अंदर आपके पास जब घर पे नॉन करंट एसेट बनेगा उसमें राइट ऑफ यूज आएगा, नहीं, आपके घर पे जो बैलेंस शीट बनेगी उसमें राइट ऑफ यूज आएगा, उसमें लीज लायबिलिटी आएगी, उसमें रेंट, वो सब कुछ आएगा, ठीक है। हाँ, उसकी जगह आपने छोड़ के फिर ही करना है ये, ठीक है। नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, नॉन करंट लाइफ, ठीक है ना, थोड़ा ध्यान रखिएगा, आपने पूरा करना सवाल। अच्छा जी, अब बैलेंस शीट के लिए मुझे क्या चाहिए, या तो वो प्रीपेड होगा या पेएबल होगा, तो एक लेजर हमने बनाया था,
रेंट पेएबल का, इसके ऊपर भी वही अजम्पशन लगी हुई है। फॉर बोथ रेंट पेएबल एंड प्रीपेड आई हैव यूज द वर्ड रेंट पेएबल। डायरेक्टली कर लें, ब्रैकेट में कर लें, लेकिन मैं तो आपको बिल्कुल वही काम करके दे रहा हूँ जो कल परसों में किया था, ताकि कुछ देखें। अभी तो ये एक टॉपिक चल रहा है ना, आगे बहुत सारी चीज़ें आएंगी, तो चीज़ें ज़रा कम कम रखी हुई हैं हमने, ताकि एक जैसी मिलती जुलती चीज़ें होती चली जाएँ, ठीक है। तो कैश गया, कैश क्रेडिट, तो रेंट पेएबल डेबिट, कैश क्रेडिट 31 दिसंबर 15 पर 2000, और रेंट एक्सपेंस डेबिट, रेंट पेएबल क्रेडिट कितने से जी? 1905 से, बाद में देखेंगे एंड पे, फिलहाल तो अच्छा। उसके बाद अगले साल फिर कैश गया 1900 पूरा, और अगले साल एक्सपेंस तो फिर बराबर वही 1902 आ गया, कुछ चेंज नहीं किया हमने, ताकि आज कंफर्टेबल ही जाएंगे हम। हाँ, कुछ पढ़ा ही नहीं आज, कुछ पढ़ा है वैसे आज हमने, ऐसे गपशप लगाते रहे, कल वाले लेजर की लाइनें भी लगी हैं जैसे जी। उसके बाद 31 दिसंबर 17 पर कैश कितना? 1805, और एक्सपेंस तो हर साल बराबर आ रहा है 1902। माजरत ज़रा आज बहुत ही थले टूट गया जी बच्चों। अब बैलेंसिंग फिगर इधर आ रही है, इधर तो एसेट होता है कितना, तो ये क्या है? ये प्री पेमेंट है, ठीक है, ये प्रीपेड रेंट है, प्रीपेड रेंट है, तो ये कहाँ आएगा? करंट एसेट्स में। तो पहले साल यहाँ पर करंट एसेट्स में प्रीपेड रेंट आ जाएगा, वर्किंग नंबर 2। एक मिनट यार, मैं ज़रा 98 लिख लूँ फिर मैं, हाँ अब क्या क्या रेंट पेएबल नहीं है ना, प्रीपेड है, तो वो तो मैंने पहले दिन का, कल क्या था, कल 2 सवाल थे, एक में रेंट रिसीवेबल निकला था, दूसरे में अनअर्न्ड निकला था। यही तो मैं लाइन लिख के बोल के था कि आपने लिखी नहीं होनी। कल हम लिख रहे थे एंट्रीज पे और लेजर पे, फॉर बोथ रेंट रिसीवेबल एंड अनअर्न्ड आई हैव यूज द वर्ड रेंट रिसीवेबल। आज मैंने बोला कि लिख लें फॉर बोथ रेंट पेएबल एंड प्रीपेड वी हैव यूज द वर्ड रेंट पेएबल, इसलिए लेजर वही रहता है, वही बैंक ओडी, बैंक वही डेटर, वही वाली बात चल रही, नहीं की नहीं इसलिए कोई बात। ये क्लोजिंग बनाओ ओपनिंग, पर्चे में डेट शीट क्या लिखनी? हाँ जी आप बताओ, इधर ही है अभी भी, क्या है ये? अब एसिड साइड पे आ रहा है ना मेरे दोस्त, अगर ये इस तरफ बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी तो फिर पेएबल है, ठीक है, लेकिन हमने खर्चा कम किया, पेमेंट ज़्यादा कर दी, तो ये तो एसिड होता है, प्री पेमेंट, ठीक है। तो ये भी क्या आ गया जी करंट एसिड्स में 96 ब्रॉड डाउन, और क्लोजिंग वो 1 वही होना है, फिर आपने किया होना है कुछ यहाँ पे किया था ना राउंड यहाँ पे, बदतमीज़ो, तो ना अच्छा किया, एंट्रीज में मसला होता है, ना करें आप बिल्कुल टोटल फिगर लेकर करें सवाल, बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ नहीं है, बस कहानी ख़त्म। अब आपने घर पे क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ राइट ऑफ यूज़ डालना है, और आगे लाइबिलिटीज़ के अंदर लीज लाइबिलिटी, ठीक है। अब बस एक चीज़ रह गई है, जनरेटर, जर्र करके नहीं चलता, जनरेटर। इकतीस दिसंबर ही है ना यार, इन एक्सपेंस तो वैसे ही साल के एंड पे रिकॉर्ड होता है, मसला तो कैश का होता था, और ये एरियर वाला सवाल है, तो कैश सारे ही 31 दिसंबर पे आ रहे हैं, एडवांस वाला सवाल नहीं है। कोई नहीं, घर जाके इंशाल्लाह हाजमा दुरुस्त होगा। इधर देखें जी नेक्स्ट, और यार ये भी करते चलो, अब क्या 20,000 पर मंथ पे है, और 2 महीने का किराया है, जनवरी और फरवरी।
बड़ा गुस्से में है मार्क। जनरेटर, डेट नहीं बताई, जनवरी, रेंट एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। मैक्सिमम ये हो सकता है कि एडवांस में किराया आ जाए इसका, तो एक्रूअल का कॉन्सेप्ट लग जाए। कितना है जी? 20,000। फरवरी, बस बस मार्च मूरच कोई नहीं है। फरवरी, जनवरी और फरवरी है ना, यही 2 महीने थे ना। ओके, जब कम जनवरी को लिया तो रेंट एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट 20,000 और जनरेटर इज ओवर। और आपकी इनकम स्टेटमेंट के अंदर रेंट एक्सपेंस आ जाएगा जनरेटर वाला, सिर्फ 2015 के अंदर 24,000 40,000। ठीक है बच्चों, आगे कोई नहीं है, शॉर्ट टर्म था बस, ठीक है, आगे नहीं आ रहा। अब आपके लिए मैंने छोड़ दिया है प्लांट को, वो सारी अकाउंटिंग वही है। इंटरेस्ट एक्सपेंस आएगा, डेप्रीसिएशन आएगी, और राइट ऑफ यूज़, लीज लाइबिलिटी वगैरह, वो सब कुछ सेम है। ठीक है, तो नई चीज़ यही थी जो हमने कर ली। होमवर्क नोट करें और जाएं घरों को। होमवर्क है जी पेज 95 क्वेश्चन 36 फ्री मैन के नाम से, पेज 95 क्वेश्चन नंबर 6, 36 फ्री मैन। मैं 36 जी, सही है। ये आपका होमवर्क है। अल्लाह हाफिज़।